हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां आज हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 15 को। लास्ट लेक्चर में हमने 14 को कवर किया था। अब आगे के जो भी आर्टिकल आएंगे, इक्वलिटी के जो भी आर्टिकल नंबर हम लोग 18 तक पढ़ेंगे, वो सभी पूरी तरह डिपेंड होंगे किस पे? आर्टिकल नंबर 14 के रूल्स पे। आर्टिकल नंबर 14 जो है जनरल रूल बता रहा था इक्वलिटी का। क्या होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और क्या होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये सारी चीज़ें हमने आर्टिकल नंबर 14 में सीखी। उसके बाद अब इन्हीं रूल्स के ऊपर पूरे ये 15 से लेकर 18 तक के जो रूल्स हैं, जो हमारे आर्टिकल हैं, इसमें दिए गए प्रोविज़न है, वो सारे इन्हीं रूल्स पे डिपेंड होंगे और आपको दिखेंगे एज ए इलस्ट्रेशन या एक एग्जाम्पल के तौर पे कि ये किस किस तरीके से इनको अपने अंदर जो है आपके सामने लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 15 से। आर्टिकल नंबर 15 में अगर हम लोग बात करें, टोटल जो है 6 क्लॉजेज हैं। तो 6 क्लॉजेज में टोटल अलग अलग बातें हैं सारी, और जिसमें से 1 से लेकर 3 तक वाली जो बातें हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। जो 4, 5 और 6 ये जो क्लॉज आ रहे हैं, इनको हम लोग अमेंडमेंट से जोड़ रहे हैं। तो इनको भी आगे देखते हैं। इसमें से पहला जो बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 15 का, जो पहला पॉइंट है, वो बात करेगा कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा 5 आधारों पर किसी भी पर्सन के साथ। तो स्टेट के ऊपर 5 आधारों पर रोक लगाई जा रही है, मगर कोई छठवां आधार नहीं बताया जा रहा, उसको भी ये लोग देखेंगे ये चीज़। दूसरा कह रहा है कि अब दूसरा जब सब क्लॉज आप लोग पढ़ेंगे 15 का, तो वहां पे आ जाएगा स्टेट के साथ साथ कुछ जगहों पे हम इंडिविजुअल को भी रोक देंगे, किसी पर्सन, किसी विशेष पर्सन के विरुद्ध भी रोक लगा दी जाएगी। अब इसी तरह जब आप तीसरे पे जाएंगे, तीसरा कहेगा कि स्पेशल प्रोविजन बनाने की पावर है किसके लिए? विमेन या चिल्ड्रन, किसी के लिए भी, चाहे विमेन के लिए चाहे चिल्ड्रन के लिए, कौन राज्य बना सकता है स्पेशल पावर, स्पेशल प्रोविजन उनके लिए, कोई स्पेशल रूल्स बना सकता है। तो ये बात कह रहा है तीसरा। अब बात आएगी चौथे की। चौथा कहेगा कि अब यहाँ पे ओबीसी, एससी और एसटी के लिए हम रिजर्वेशन देंगे। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिजर्वेशन की बात हो जाएगी चौथे में। पांचवें में वो भी ओबीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन की बात करेंगे, देखेंगे दोनों में अंतर कहाँ आ रहा है। छठवां बात करेगा आपका ईडब्ल्यूएस। तो ये सारे प्रोविजन हो जाएंगे। मूव करते हैं अब डायरेक्टली आगे प्रोविजंस के ऊपर, देखते हैं कि प्रोविजन क्या क्या बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है इसमें, और इसमें अमेंडमेंट्स को भी हम लोग समझेंगे कैसे आ रहे हैं वो सब। तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 1 की। आर्टिकल का 15 क्लॉज 1 एक जनरल रूल बताता है, एक जनरल रूल बताता है। जनरल रूल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि राज्य मतलब स्टेट जो है किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट जो है कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और किन आधारों पर? कह रहा है 5 आधारों पर। और वो आधार क्या क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चाहे हिंदू मुस्लिम है तो किसी को आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, किसी को आप कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दोगे कि ये फला हमारे धर्म का है, तो क्योंकि हम ये पोस्ट होल्ड करते हैं राज्य में, तो हम इसलिए इसको हमेशा फेवर करेंगे, क्योंकि हम अब उस पद पे बैठे हैं कि हम लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो बस अपनी जाति वाले को बस नौकरी में देंगे। तो ऐसा है कि हमारे धर्म का पर्सन है तो चलो हमारे धर्म वाले को देंगे। मतलब कि ऐसा नहीं करना है कि हिंदू का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, मुस्लिमों को कम करना है, या मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन कहीं बढ़ाना है, हिंदुओं को कम करना है, ऐसा नहीं करना है। राज्य किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो नौकरी निकाला, सबको उनके परसेंटेज के हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, अवसर देगा समान। और रेस की बात कर रहा है, रेस मतलब मूलवंश। मूलवंश यानी आप ये नहीं कह सकते कि फला हम रेस के हैं, फला नस्ल से हम बिलोंग करते हैं तो हम बड़े ऊंचे हैं, या आपकी नस्ल का कोई पर्सन बैठ गया तो अपनी नस्ल वालों, जैसे कोई आर्यन रेस होती है, आर्यन रेस, तो उस रेस का अगर कोई पर्सन बैठ गया तो अपने ही बिलोंग करने वाली रेस के पर्सन को हमेशा प्रायोरिटाइज कर रहा है, उन्हीं को प्रिविलेजेस दे रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, रेस के आधार पर भेदभाव बना किया जा रहा है राज्य को। फिर तीसरा कह रहा है जाति के आधार पर, कि ऐसा नहीं कि जो ऊपरी कास्ट हैं या निचली कास्ट हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध जो है कार्य कर रही हैं। कोई मान लो कोई ऐसा पर्सन बैठ गया जो नीचे वाली कास्ट से बिलोंग करता है तो ऊपर वालों के साथ भेदभाव कर रहा है, या कोई ऊपर वाला बैठ गया है तो सिर्फ अपनी जाति के आधार पर सबको भरे पड़ा है, कि पंडित जी बैठ गए तो पंडित जी को ले रहे हैं, ठाकुर साहब बैठ गए ठाकुर साहब को ले रहे हैं, कोई एससी कम्युनिटी से बैठ गया तो अपने लोगों को लिए पड़ा है नौकरी में, या उनको प्रमोशन में हेल्प कर रहा है, या उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए रिजर्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या किसी भी चीज़ पे। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कोई टिकट लेने जा रहा है तो वहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा कि तुम फला जाति के हो, मैं तुम्हें टिकट नहीं दूंगा, ये भी नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें जाति के आधार पर भी नहीं, लिंग के आधार पर भी नहीं, कि लड़की है तो उसको अलग प्रायोरिटाइज करेंगे, उनको थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा देंगे, लड़का है तो उनको फैसिलिटी ज़्यादा देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर भी नहीं। जन्म स्थान आधार पर मतलब कि कोई स्थान जहाँ कोई पैदा हो रहा है, निवास कर रहा है वो अलग चीज़ है, पैदा हो रहा है वो अलग चीज़ है। तो इसी पे एक केस भी है डीपी जोशी का, डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, 1955 का केस है। ये केस क्या है? ये इस केस में ये हुआ कि स्टेट मेडिकल कॉलेज था, उसने जो नॉन मध्य भारत स्टूडेंट थे, मतलब जो मध्य भारत स्टूडेंट के स्टूडेंट नहीं थे, जो मध्य भारत में नहीं रहते थे, मतलब वहाँ पे निवास नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड क्या बना कि मध्य भारत के निवासी नहीं है, मतलब रिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो आउटसाइडर हैं। तो ऐसे लोगों से वो कुछ एक्स्ट्रा फीस जो है ले रहे थे। अब ये मैटर चला गया कोर्ट में कि भाई ये भेदभाव कर रहे हैं,
स्थान के आधार पर, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला कि भाई आर्टिकल 15 में निवास स्थान तो कवर ही नहीं है, ये तो कवर ही नहीं, ये तो ग्राउंड ही नहीं बताया गया। ग्राउंड क्या बताया गया है? प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान बताया गया है। तो जन्म के आधार पर तो कुछ बोला ही नहीं। इस केस में सीधा सीधा ये था कि अगर कोई पर्सन है जो रिसाइड कर रहा है आउटसाइड मध्य भारत, तो भाई निवास करने के आधार भेदभाव किया जा सकता है। तो यहां पे ये हो गया, आप इसको आर्टिकल 15 में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 15 सिर्फ वर्ड यूज कर रहा है क्या? ऑनली, ऑनली ये 5 ग्राउंड। तो मतलब क्या, छठवां अगर कुछ आ रहा है तो उसको हम भेदभाव कर सकते हैं लोगों के बीच। इसी तौर पे आप देखेंगे कि अगर कोई स्टेट जो है अपने यहाँ कोई वैकेंसी निकालता है, कोई स्टेट है वो अपने यहाँ कोई वैकेंसी निकाल रहा है और उस वैकेंसी में वो कंडीशन रख देता है कि हमारे यहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? रीजनल लैंग्वेज। तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव कहीं बात ही नहीं की गई है। इसका मतलब क्या, रीजनल लैंग्वेज नहीं आने पर हम आपके साथ भेदभाव कर देंगे, आपको हम नौकरी नहीं देंगे। मतलब जिसको आती होगी उसे देंगे। क्यों? क्योंकि एक तरह से अगर आपको कार्य करना है तो लोगों के बीच रह करना है, वो लैंग्वेज अगर आपको नहीं आएगी तो आप प्रशासन चला ही नहीं पाएंगे। तो इस आधार पे स्टेट जो है सुचारू रूप से सही तरीके से कार्य हो सके, इसलिए वो लैंग्वेज को निकालती है कि हाँ भाई आपको हमारे यहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि राजस्थान जुडिशरी का जब फॉर्म आता है तो उसकी कंडीशन होती है कि आपको हमारे यहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं, गलत नहीं कर रहा है, ये उसके पास है ग्राउंड, क्योंकि वो भाई आर्टिकल 15 में भेदभाव का आधार ही नहीं है कि आप नहीं रख सकते अपनी लैंग्वेज। तो ये एक जनरल रूल था, इसको आप एकदम रिजिड रूल मान के मत चलिए, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं हो गया। ये सिर्फ एक सामान्य नियम बता रहा है कि ये 5 आधारों पर भेदभाव तो नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं किया जाएगा राज्य द्वारा। तो पहली बात तो ये बड़ी क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बात है इसमें। इसके बाद आता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 और 15 का क्लॉज 3। वही सबसे पहले क्लॉज 2 देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी तक पहले वाले जो क्लॉज था उसमें सिर्फ स्टेट के ऊपर रोक लगाई जा रही थी कि स्टेट ये कार्य नहीं करेगा। यहाँ पे अब स्टेट प्लस इंडिविजुअल, मतलब राज्य के विरुद्ध तो यहाँ रोक लगाई जा रही है, प्लस किसी सिटीजन के अगेंस्ट, किसी लोगों के विरुद्ध भी यहाँ पे रोका जा रहा है। क्या है ये? कहा जा रहा है कि राज्य ना तो कोई पर्सन किसी पर्सन के साथ भेदभाव करेगा, वही ऊपर वाले 5 आधार क्या कहते हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ कहाँ के लिए बोल रहा है? कह रहा है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, किसी शॉप पे आप जाने से रोक दो किसी को, इन 5 में से किसी भी आधार पर, कि क्योंकि तुम फला जाति के हो तो इस दुकान पे नहीं आओगे, तुम फला धर्म के हो तो इस दुकान पे नहीं आओगे। ऐसा नहीं, किसी होटल में कि आप फला जाति के हो, फला रेस के हो, फला कास्ट के हो, तो मैं आपको अपने होटल में रुकने नहीं दूंगा, आपको यहाँ खाना खाने नहीं दूंगा, आपको कुएं से पानी निकालने से नहीं रोक सकते इन 5 में से किसी भी आधार पर। टैंक, रोड, आपको रोड पे चलने से भी नहीं रोका जा सकता, आपको किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से नहीं रोका जा सकता। जनरली यही कहना चाह रहा है। और ये किसके लिए कहा जा रहा है? ना तो राज्य ना तो स्टेट ऐसा कर सकता है। मतलब क्या? जैसे अब मान लीजिए पब्लिक प्लेस में आता है स्टेशन भी, हमारे स्टेशन भी आते हैं, किसी को भाई जाना है ट्रेन पकड़ने, अब उसके लिए उसे चाहिए टिकट, मगर जो टिकट दे रहे हैं वो बड़े भाई अलग विचार के हैं, वो गवर्नमेंट के ही आदमी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो इस आधार पे वो कहीं ना कहीं राज्य हो गए। अब राज्य हो गए तो वो क्या कर रहे हैं? जाति देख रहे हैं, कास्ट के आधार पर कि अच्छा नाम बताओ तब मैं रिजर्वेशन कर रहा हूँ। तो वो जानबूझ के ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो इनकी पसंदीदा जाति मिल रही है तो उसको तो रिजर्व कर दे रहे हैं सीट, मगर जिसकी नहीं है या फला धर्म का है तो उसको रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे। तो ऐसे आधार पर आप क्या कर सकते हैं? स्टेट के विरुद्ध जो है आर्टिकल 32 में जा सकते हैं। पर यहाँ पे इंडिविजुअल को भी रोका गया कि अगर कोई पर्सन भी आपके साथ ऐसा कर दे कि मान लो फला पर्सन है ए, ये कह रहा है कि बी एक पर्सन है, ये निचली जाति का है, कास्ट इसकी दूसरी है, ये कह रहे हैं तुम मेरे घर के सामने वाली रोड से गुजर मत जाना। अब वो रोड है पब्लिक प्लेस है, गवर्नमेंट ने बनवाई सबके आने जाने के लिए, वो रास्ता है मेन। अब ये ऐसा कह के इसको नहीं रोक सकते, और अगर इन्होंने रोका तो सिर्फ राज्य नहीं, ये इनके विरुद्ध भी आर्टिकल 32 में जा सकते हैं डायरेक्टली, कहना ये चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक प्लेसेस के लिए ही बस जो रोका गया है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक ही भाई कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें मत घुस जाना, वरना वो आप कर दोगे क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो बात करते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 की। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अभी तक हमने देखा कि सब जो है जनरल रूल बता रहे थे, ऊपर सारी बातें जितनी हमने देखी, 1 2 जो पहला क्लॉज दूसरा क्लॉज एक तरह से जनरल रूल बता रहा था कि भेदभाव नहीं हो सकता। मगर अब ये जो तीसरा क्लॉज होगा ये बात करेगा कि भेदभाव हो सकता है, राज्य कर सकता है भेदभाव, और किसी को जाता नहीं है परमिशन, नहीं कि तुम भी कर सकते हो, नहीं, सिर्फ अगर करना होगा तो राज्य को ही परमिट किया जा रहा है। तो राज्य क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। मतलब भेदभाव क्या करेगा? ये स्पेशल रूल बना सकता है, कुछ नियम बना सकता है स्पेशल, किन के लिए? विमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। क्यों बना रहा है भाई? उनके बेनिफिट के लिए, क्योंकि ये इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती ये वर्ग। अगर विमेन को देखें,
ये क्या है, लिंग है, सेक्स है, हमारा जेंडर है एक। तो विमेन क्लास उतनी जो है कैपेबल नहीं होती एज कंपेयर टू मैन, कि वो हर काम उनके लेवल कर सके। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इसी आधार पर जहाँ पे उनको हमेशा देखो वो सोसाइटी में दबाया भी गया, तो सोसाइटी में दबाया गया तो उनको उठाने के लिए शिक्षा नहीं मिली, तो शिक्षा में उनके लिए कुछ हम स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हैं कि विमेन की शिक्षा फ्री, जाओ पढ़ो। विमेन का जो फॉर्म होगा उसका हम पैसा ही नहीं लेंगे अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रही हैं। विमेन को अलग से हम जो है स्कॉलरशिप देंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप दे सकते हैं विमेन को। और क्या क्या हो सकता है, विमेन के लिए आप मैटरनिटी रिलीव दे सकते हैं, ये बात करता है आर्टिकल 42 भी। मैटरनिटी रिलीव जो मिल रही है, तो ये गवर्नमेंट ये सब निकाल रही है, तो इसके पीछे रीज़न है भाई, वुमेन के लिए स्पेशल रूल बना रही है क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल कंडीशन है। मैन नहीं प्रेग्नेंट होते, वुमेन ही होंगी, और क्योंकि फिजिकली उन्हीं को झेलना पड़ेगा हर चीज़, तो इसलिए उस दौरान मैटरनिटी रिलीफ किनको मिलेगी, वुमेन को मिलेगी अगर वो वर्किंग वूमेन है तो। दूसरी चीज़ 497 जो हम लोग पढ़े थे आईपीसी का, 497 जो एडल्ट्री वाला पोर्शन था, उसमें क्या कहा गया था कि उसमें जब अभी तो डिक्रिमिनलाइज हो गया, अभी ना तो मैन को सजा है ना वीमेन को सजा है, मगर पहले क्या था, सिर्फ विमेन बच जा रही थी, मगर इसके साथ जो एडल्ट्री मैन आ रहा था उसको पनिशमेंट बस मिल रही थी। तो यूसुफ अजीज के केस में कहा गया भाई एडल्ट्री में तो विमेन भी होती है, तो इनको क्यों नहीं सजा दे रहे हो आप। तो इसमें कहा गया क्योंकि विमेन की कंडीशन इतनी खराब है हमारे यहाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विमेन का जो दर्जा है हमारे यहाँ वो एक अलग लेवल का दर्जा है, तो उनको उनका स्टेटस जो है कुछ अलग होता है, उनको बड़े अच्छी नज़र से देखा जाता है, उनको उनकी पूजा तक होती है। तो ये सारे दर्जे के हिसाब से बेसिस पे और उनकी कंडीशन को देखते हुए यूसुफ अजीज के केस में बोला गया कि नहीं विमेन को, क्योंकि हम ये स्पेशल रूल एक तरह से आप मानिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का, तो इस आधार पे हम इनको जो है सजा नहीं देंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। और क्या क्या हो सकते हैं, और आप देख रहे हैं आईपीसी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे रेप। रेप की पनिशमेंट, क्या रेप कभी मैन का होता है, बिल्कुल होता है, मगर कहीं आईपीसी में रखा नहीं गया है कि रेप मैन के लिए। रेप की डेफिनेशन में आज भी 376 में सिर्फ और सिर्फ विमेन ही कवर है। रेप मतलब किसके साथ हो रहा है, विमेन के साथ, किसी और के साथ नहीं होगा। दूसरी चीज 354 की जहां बात आ जाएगी, विमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करना। आउटरेज करना क्या, मॉडेस्टी। तो मॉडेस्टी को जैसे उसकी लज्जा को आप भंग करोगे तो वो भी कहाँ चला जाएगा, सिर्फ। और क्या लज्जा सिर्फ विमेन की रखी गई, हाँ अभी तो फिलहाल आईपीसी में विमेन की ही लज्जा भंग हो रही है, किसी मैन के लिए ये प्रोविजन नहीं बनाया गया। तो क्या नहीं बनाया जा सकता था कभी भी, क्या यह बनाया नहीं जा सकता था, बिल्कुल बनाया जा सकता था, मगर नहीं बनाया गया क्योंकि कंडीशन देख के, क्योंकि ये रूल सिर्फ विमेन के लिए ही हो सकते हैं आज की सोसाइटी के हिसाब से, आज की कंडीशन के हिसाब से। कभी जरूरत पड़ेगी तब का तब देखा जाएगा, मगर अभी विमेन की लज्जा हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश में इस तरह की विमेन की स्थिति भी थी। तो स्पेशल रूल बनाया हमने, विमेन की लज्जा को प्रोटेक्ट कराया, उनके मॉडेस्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। दूसरी चीज, अगर कोई, जैसे आपको दिखेगा सेक्शन 354A से लेके 354D तक प्रोविजन आईपीसी के, तो ये सभी क्या है, एक तरह से विमेन सेंट्रिक है। आप अगर किसी का पीछा कर रहे हो, विमेन का स्टॉक कर रहे हो लगातार, या विमेन को छुप के देख रहे हो जब वो अपने प्राइवेट वर्क में इंडल्ज है, तो ये सारे कार्य आपको अपराधी बना देंगे। मगर क्या आप ये सब मैन के साथ नहीं कर सकते, भाई कर सकते हो, उसकी भी अपनी प्राइवेसी है, बट उसको हमने कभी अपराधी कैटेगरी में अभी तक आईपीसी नहीं डाला। तो सिर्फ वुमेन को ही हम प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं अपराध बना के ये सब, क्योंकि भाई हमारे पास आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है, कोई चिल्लाएगा नहीं। हम ये कर सकते हैं कि वुमेन को बस में फ्री घुमाएं, हम भाई कर सकते हैं कि ट्रेन का टिकट मैन के कंपैरिजन में उनको सस्ता कर दें, हमने रिजर्व की है पंचायत में, म्यूनसिपैलिटी में उनके लिए सीटें। तो ये सारी चीज़ें हमने विमेन के स्पेशल रूल बना के किया, हमने विमेन के लिए स्पेशल रूल बनाया। तो बच्चों के लिए क्या, अब बच्चों के लिए बना दीजिए भाई, बच्चों को हम स्पेशली प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या, सेक्सुअल ऑफेंस प्रोटेक्शन के लिए हमने बना दिया पॉक्सो एक्ट बना दिया। दूसरी चीज, गवर्नमेंट इनको फ्री एजुकेशन दे रही है, वो भी सही है क्योंकि भाई बच्चे हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। दूसरा चीज, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हमने एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना दिया कि अगर कोई बच्चा अपराध करेगा तो उसको हम जुवेनाइल जस्टिस के तहत जो उसका ट्रायल चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उनके साथ कर रहे हैं। फैक्ट्री में कार्य करने नहीं देंगे उनको, वर्क जो है फैक्ट्री में नहीं देंगे, ऐसी हजार्डस प्लेस पे काम नहीं करने देंगे जहाँ पर उनके हेल्थ को अफेक्ट हो। तो ये सारे स्पेशल प्रोविजन हम बना सकते हैं, राज्य चाहे तो बना सकता है। पहली चीज़ तो ये समझिएगा, राज्य बना सकता है मतलब किसको सौंपा जा रहा है ये कार्य, राज्य को सौंपा जा रहा है। तो क्या विमेन क्लेम कर सकती हैं कि हमें ये चीज़ दो, हमें चीज़ दो, नहीं विमेन क्लेम नहीं कर सकती। विमेन, हाँ वो अलग चीज़ है कि आप समाज में बात उठाइए, राज्य तक पहुंचेगी, राज्य को लगेगा देना है तब देंगे, मगर इस आधार पर, क्योंकि आपको अभी तक ये रूल बना के मिला नहीं है कोई चीज़, तो इस आधार पर आप राज्य के विरुद्ध आर्टिकल 32 में जाकर रिट नहीं फाइल कर सकते कि राज्य ने, क्योंकि हमारे पास 15 का क्लॉज 3 था तो हमें स्पेशल रूल बनाने की इनके पास पावर थी और इन्होंने बनाया नहीं हमारे लिए और हमें स्पेशली प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की, तो हम जा रहे हैं आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इनके विरुद्ध अभी, जब तक नियम ना बन जाए। तो डिस्क्रिशन किसका, विवेक किसके पास है, राज्य के पास। जब तक नियम नहीं बना देते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ रहेगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन।
आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कह रहा है, डायरेक्टली अगर बात करें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 बात करेगा ओबीसी, एससी और एसटी के रिजर्वेशन को लेके, इन सब के रिजर्वेशन की बात करेगा। और ये किस लिए बात करे, कहाँ के सेंस में बात कर रहा है, ये कह रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बात करेगा। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन से भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो कई तरह के होते हैं, तो ये कह रहा है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट है, एक तरह से सरकारी। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 बात करेगा सरकारी एजुकेशनल संस्थान में ओबीसी, एससी और एसटी के रिजर्वेशन की, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब जरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस भी हैं, जरा इसको भी देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये आया कहाँ से। सबसे पहले जानते हैं कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो आया है, इसके पीछे कारण कौन रहा, ये चंपक दुराई राजन केस रहा, सबसे लीडिंग केस इसके लिए, और इसी के थ्रू ये संशोधन किया जा रहा है, इसी की बातों के आधार पर ये संशोधन किया जा रहा है, और फिर इस पॉइंट को जोड़ा जा रहा है 15 में। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। क्या बोला जा रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 of Article 29 shall not prevent the state from making any special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राज्य को कोई भी चीज़ रोकेगी नहीं, किस मामले में, या तो इस आर्टिकल की कोई भी बात, या तो आर्टिकल नंबर 29 के क्लॉज 2 की कोई बात राज्य को प्रिवेंट नहीं करेगी स्पेशल प्रोविजन बनाने से, किनके लिए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, एससी हैं और एसटी हैं, उनके लिए। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब देखते चलिए आया कहाँ से। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ जिम्मेदार है चंपक दुराई राजन का। चंपक दुराई राजन केस क्या था कि यहाँ पे जो मद्रास गवर्नमेंट होती है वो स्टेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है रिजर्व कर देती है सीटें, सीटें रिजर्व करती है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिजर्व करिए, बिल्कुल आपके पास अधिकार है। बट इन्होंने रिजर्वेशन कैसे किया, इन्होंने कहा फला जाति के हो तो इतना रिजर्वेशन, फला धर्म से हो तो इतना रिजर्वेशन। तो इनका आधार क्या रहा रिजर्वेशन का, इन्होंने बना दी कास्ट, इन्होंने बना दिया रिलीजन, इस आधार पे कि पंडित जी को इतना, या मुस्लिम है तो इतना, फला रेस के हो तो इतना, तो इन्होंने इस तरह दिया। अब आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 यही तो मना कर रहा है कि भाई जाति के नाम पर, कास्ट, रिलीजन, इन सब के नाम पे तुमको कार्य करना ही नहीं है, क्योंकि जहां तुम इनका नाम लाओगे वहां भेदभाव चालू हो जाएगा। हमें जाति के नाम पे भेदभाव रोका गया और तुम वही कार्य कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में जाता है मैटर, तो इन्हें कहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, आर्टिकल 15 डायरेक्टली कह रहा है कास्ट के आधार पर नहीं बात करोगे, रिलीजन के आधार पर बात नहीं करो, और तुम कह रहे हो पंडित जी को इतना, ठाकुर साहब को इतना, और कुर्मी को इतना, यादव जी को इतना, तो ऐसे करके आप बांटोगे। तो भाई यही सब बात हो गई। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, अपना डिफेंड, अपने आप को डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि सर मैं आर्टिकल 46 के आधार पर कार्य कर रहा हूँ। इन्होंने बोला अच्छा ये क्या है, तो ये बताते हैं कि मैं सारे सेक्शन, जितने भी समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको मैं सोशल जस्टिस देने का कार्य कर रहा हूँ, कि सभी वर्ग को सामाजिक न्याय मिल सके, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इस सामाजिक न्याय को मैं प्रमोट कर रहा हूँ एक तरह से समझ लीजिए, जो कि आर्टिकल 46 कहता है। कह रहा अच्छा बहुत बढ़िया, करते रहो प्रमोशन, मगर अब सुनो तो हमारी बात। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोला सबसे पहले कि आपका जो ऑर्डर है भाई वो सीधा सीधा है वॉइड, वो सीधा सीधा है वॉइड, उसको हम मान लेंगे शून्य। जिस जिस ऑर्डर पे आप ये कार्य कर रहे हो वो अपने आप में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 का वॉयलेशन कर रहा है, इस आधार पर ये हो जाएंगे शून्य। अब ये बात कैसे, आर्टिकल 29 का 2 क्या कह रहा है, आर्टिकल 29 का 2 ये कहता है कि किसी भी पर्सन, चाहे वो किसी भी वर्ग की बात कर रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, वो दोनों की बात कर रहा है। कह रहा कोई भी अगर अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, या अपनी स्क्रिप्ट, या अपनी लिपि मतलब, या अपने कल्चर को लेके, इन तीनों को लेके अगर कोई प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन करना चाहता है, इन्हें कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है इनके बचाव को लेके, तो वो बना सकता है। क्या कह रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर बनाना चाहता है तो बना सकता है, बिल्कुल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करने के लिए आगे कंडीशन और डालता है। कंडीशन कह रहा है कि अगर ये इंस्टीट्यूशन अगर गवर्नमेंट द्वारा एडेड हुआ, मतलब कहीं ना कहीं सहायता कौन कर रहा है इसमें, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और वही आप यहाँ कर रहे थे। आप कह रहे हो कि मैं आर्टिकल 46 के अंदर सभी वर्गों को, सारे जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब सामाजिक न्याय प्रमोट कर रहे हैं, सामाजिक न्याय देने का प्रयास कर रहे हैं सभी वर्ग के लोगों को। अब उस सभी वर्ग के लोगों को आप कह रहे हो कि आर्टिकल 15 भी भाई मिल रहा है, और यहाँ पे एक तरह से वर्ग जो एक माइनॉरिटी भी हो सकती है, भले मेजॉरिटी भी हो सकता है, वो भाई अपने तीन बातों को लेके अगर कोई अपने आप को प्रिजर्व कर रहा है इन तीन चीज़ों को, जैसे लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट, तीसरा हो गया कल्चर यानी संस्कृति, इनको जब प्रिजर्व करने की बात आएगी तो वो आर्टिकल 29 आ जाएगा। और आर्टिकल 29 में कह रहा है कि आप
इसको प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनके बना दीजिए। और अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा हुआ जो गवर्नमेंट द्वारा सहायता प्राप्त है, तो वहाँ पे भी आपको भेदभाव करने से रोका जा रहा है 4 बातों को लेके, रिलीजन, रेस, कास्ट और भाषा, यानी लैंग्वेज के आधार पर। मगर आप तो कर रहे हो क्या, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे आप जो है सबको रिजर्वेशन दे रहे हो कि आपको अगर एडमिशन, आप क्या कर रहे हो, सीटें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऐसा कर रहे हो, तो यहाँ पे भाई इनको रोका गया। अब इसी आधार पे, इन्हीं सब बातों को आधार बना के अमेंडमेंट किया जाता है पहला, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पे जोड़ा गया 15 का 4। 15 का 4 क्या बोल रहा है, 15 का 4 जरा फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 15 की कोई भी बात या आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 शेल प्रिवेंट स्टेट, राज्य को रोक नहीं सकता। किस लिए, कि किसी स्पेशल प्रावधान को बनाने लेके, कि राज्य को किसी भी स्पेशल प्रोविजन को बनाने के लिए कोई भी, या तो ये आर्टिकल ना तो 29 का क्लॉज 2 रोक नहीं सकता। अब किन के लिए स्पेशल प्रोविजन, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप कास्ट रिलीजन कर रहे थे, और वही यही चीज़ चंपक दुराई राजा ने मना किया गया कि आप कास्ट के आधार पे नहीं कर सकते क्लासीफाई स्टूडेंट्स को, आप मेरिट के आधार पे करिए। आप अगर पिछड़े लेंगे आप क्लास का जिक्र करिए, ठीक है, मगर आप कास्ट और रिलीजन का नाम मत लीजिए, इसके आधार पर आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ये क्लासिफिकेशन आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 डायरेक्टली मना कर रहा है कि कास्ट रिलीजन के आधार पर कोई भी क्लासिफिकेशन, कोई भी वर्गीकरण नहीं होगा। आप क्लास बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी आधार पर इन्होंने बनाया सोशली और बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। दूसरा एससी, शेड्यूल कास्ट, और तीसरा शेड्यूल ट्राइब। इनके लिए कोई भी स्पेशल प्रावधान बना सकती है राज्य। और ये प्रावधान किससे जुड़ा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व करने सीट को लेके। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 2 आर्टिकल की बात हो रही है, एक 15 जो उस केस में जिक्र हुआ, और उसी केस में 29 के क्लॉज 2 का भी जिक्र हो रहा है। उन्हीं को आधार बना के इनको यहाँ जोड़ा गया है। तो चंपक दुराई राजन का केस यहाँ पे आके क्लियर करता है कि भाई आप रिजर्व करिए, बट आप जो है क्लास का जिक्र कर लीजिए, मगर कास्ट और रिलीजन का जिक्र मत करिए, इनके आधार पर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण मत करिए। इसी के बाद अब बात आ जाए किसकी, इसी के बाद अब बात आ जाएगी एमआर बालाजी केस की। यहाँ पे कुछ और चीज़ें क्लासीफाई की गई, यहाँ पे कुछ और चीज़ें समझाई। तो देखते हैं एमआर बालाजी में क्या मैटर हुआ। एमआर बालाजी केस में भी यही बात हुई। इस केस में बोला गया, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का केस है। यहाँ पे भी रिजर्व की गई सीटें मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। अब यहाँ पे रिजर्व कर दी गई 68%। अब 68% रिजर्व की गई, उसमें रिजर्वेशन ही बड़ा बढ़िया था। क्या, एक तो बैकवर्ड क्लास का एक ग्रुप बनाया गया, और दूसरा बनाया गया मोर बैकवर्ड क्लास। तो ये बैकवर्ड में ही लाई कर रहे थे, मगर बोला गया बैकवर्ड के अंदर और भी ज़्यादा बैकवर्ड एक ग्रुप, तो उनके लिए इनको 28% दे दिया गया, इनको 20% दे दिया गया। इसी तरह करते करते SC ST को 18, इसी तरह करते करते इन्होंने टोटल जो है 68% जो है सीटें रिजर्व कर दी। अब ये चीज़ें हो गया भाई। इसके बाद हुआ क्या कि 32% ही सिर्फ रह गई जिनमें आप मेरिट के आधार पर लोगों को आप छांट सकते हो। तो यहाँ पे अब आएगा क्या, यहाँ पे अब जो जजमेंट आएगा, यहाँ पे जजमेंट कई सारी चीज़ क्लियर की गई कि देखो आप जो है बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड इनको मत निकालो, बैकवर्ड के अंदर भी एक क्लास निकालना है। तो कह रहा नहीं नहीं ये अलाउ नहीं है, सिर्फ एक ही रखिए, उसी के अंदर हम समझ लेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने जो बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं ये सही नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है आर्टिकल 15 के 4 के तहत। और दूसरा क्या बताया इन्होंने, बताया बैकवर्ड का मतलब क्या है, बैकवर्ड का मतलब वो जो सोशली बैकवर्ड है प्लस एजुकेशनली दोनों साथ में होना चाहिए। इन्होंने इस केस में ये बताया कि सोशली प्लस एजुकेशनली दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशली है। आप सोशली देख के बता दिए कि हाँ यार सामाजिक तौर बेचारा बहुत पिछड़ा है, और एजुकेशनली बड़ा सही था हमेशा से इनका, तो आप इस आधार पे उनको नहीं बना सकते बैकवर्ड। आपको दोनों चीज़ देखना पड़ेगा कि सोशली और एजुकेशनली दोनों बैकवर्ड होने चाहिए ये चीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई। तीसरी चीज़ ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो आपने 68% जो रिजर्व की हैं सीटें, ये अपने आप में गलत है। कह रहा है ये केस कि रिजर्वेशन आपको 68%, वो भी टेक्निकल एजुकेशन में आप ये करेंगे तो भाई एक तरह से फ्रॉड है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए अच्छे लोग, मेरिट वाले लोग भी चाहिए, जिनके पास कुछ मेरिट के आधार पर हम ऐसे लोगों को रखें अपने पास, खास तौर की ऐसे टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि मेडिकल है, जो कि इंजीनियरिंग के आधार पर बनाए। तो ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ खुद से, ये सारी केस में बोली गई हैं। तो 68% वाली बात जो, और उसके बाद जितनी भी मैंने लाइनें बोली, ये सब केस खुद बोल रहा है, केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रही है। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में अगर आप ऐसे करेंगे तो ये चीज़ सही नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने बोला जो रिजर्वेशन की जो लिमिट होनी चाहिए वो 50% तक होनी चाहिए, वो 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और अगर आप 50% के ऊपर ले जाएंगे तो वो एक तरह से फ्रॉड होगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। इतनी बात इन्होंने बोल दी। और इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने ये बता दिया कि जो कास्ट होती है वो क्लास नहीं है भाई, वो अलग चीज़ है। कास्ट और क्लास दोनों अलग चीज़ें हैं, पहली चीज़। और
इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे बहुत ही क्लियर वे में बता दिया कास्ट और क्लास दोनों अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इस केस में भी एम आर बालाजी केस में भी जो आधार जो बनाया था वो कास्ट मेनली था इनका, कि कास्ट एक बीच में ज़्यादा इनका आ रहा था, आधार बन रहा था कास्ट के बेसिस पे। तो कास्ट के बेसिस पे इन्होंने किनारे किया और कहा कि आप कास्ट के आधार पर ये कैसे तय कर सकते हो कोई क्लास कि वो जो है बैकवर्ड होती है। आप कह रहे हो क्लास को तो हम पहले ही मना कर रहे हैं ना कि आप उसके आधार पर क्लासिफिकेशन ना करो। हम कह रहे हैं क्लास आप पकड़ो, और अगर कोई क्लास बैकवर्ड है तो आप बताओ, और बैकवर्डनेस किसी कास्ट को देख के आप नहीं बता सकते कि भाई फला जाति की है, क्योंकि ये फला जाति की है तो ये बैकवर्ड होंगे, नहीं। आप क्लास बताइए कि क्लास बैकवर्ड है, और क्लास बैकवर्ड कैसे पता करोगे? ये बस मत देखो कि उसे कुछ लोग गरीब हैं, ये मत देखो कि कुछ लोग को शिक्षा नहीं मिली, ऐसे आप नहीं कर सकते। उसका पूरा लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी पूरा देखिए उस क्लास का, और देखिए कि उनके यहाँ पॉवर्टी का लेवल क्या है, गरीबी रेखा क्या है, उनके यहाँ ज़्यादातर लोग ऑक्यूपेशन कैसा करते हैं, कार्य कैसा करते हैं, उनके खाने पीने की चीज़ें कैसी हैं, उनके कितनी चीज़ें संसाधन के रूप में उनके पास कैसे कैसी चीज़ें हैं, रह कहाँ रहे हैं, घर की कंडीशन क्या है। तो ये सारी जब आप चीज़ें देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल पाएगा कि वो क्लास पूरी पर्टिकुलर एक बैकवर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो आप किसी की कास्ट के नाम पे नहीं कि ये पर्सन तो इस जाति का है तो अपने आप में बैकवर्ड होगा, ये नहीं हो सकता। क्लास और कास्ट इसी आधार पर इन्होंने बताया कि अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें फैक्टर कुछ आपको देखने पड़ेंगे। आप सिर्फ कास्ट एक सोल फैक्टर देख के, उन्होंने बताया कास्ट फैक्टर होगा, बिल्कुल हो सकता है कास्ट फैक्टर, मगर ये कहिए कि कास्ट देख के आप किसी को आप रिजर्व कर दें, उसको आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड मान लें, ये सही नहीं है। तो इस चीज़ पर ये रोक लगा रहे हैं। तो इतनी बातें रहेंगी एम आर बालाजी केस में। अब इसके बाद आएगा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस, वन ऑफ द लीडिंग केस, जिसके द्वारा रिजर्वेशन फिक्स हुआ ओबीसी का 27%। इसी को हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन केस भी कहते हैं, इसी को हम लोग मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं इस केस में क्या कहा गया। इस केस में सारी पुरानी बातें भी सामने आई और कई नई बातें भी सामने उठ के तैयार हुई। पहली चीज़ ये जानिएगा, यहाँ पे 6:3 से जजमेंट को पास किया गया, मतलब 6 जजेस जो है जजमेंट के फेवर में थे और 3 जो है अगेंस्ट, ये मेजोरिटी रही। अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्या क्या बातें जो एम आर बालाजी केस में कही गई थी उसको कैसे पलटा गया। जैसे एम आर बालाजी केस में कहा गया कि बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास ये नहीं होगा, इन्होंने कहा नहीं, ये आप इसमें निकाल सकते हो, ये ऐसा क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो बैकवर्ड क्लास में भी। अगर बैकवर्ड क्लास में भी अगर और ज़्यादा बैकवर्ड कोई है जो लग रहा है कि एक वर्ग इसी क्लास के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अदर जो है स्पेशली कोई पिछड़ी हुई क्लास है, तो उसको आप मोर बैकवर्ड क्लास के नाम से बनाइए। क्यों ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे उन पर्सनस के इंटरेस्ट को किसी तरह से काटा नहीं जा सकता, फिर उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल राइट हम दे सकते हैं, उनके अधिकार को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसी इसी बेसिस पे कि उनके अधिकारों को सही मायने में हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें, इक्वलिटी के दायरे में ला सकें, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो आप ये करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि जो 50% वाली बात कही गई उसके फेवर में है इंदिरा साहनी का केस भी, वो 50% जरूरी है, मगर उसने एक बात और जोड़ दी, क्या कि अगर एक्सेप्शनल कंडीशन हो सोसाइटी में कि हाँ भाई पूरी एकदम नीड है, सोसाइटी का वर्ग ही इतना बड़ा है तो कि उसको देंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, तो वहां पे आप रिजर्वेशन को 50 से ऊपर भी ले जा सकते हो, मगर कंडीशन एक्सेप्शनल होनी चाहिए। तो ये बात कह दी। यहीं पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी आता है जो ओबीसी में लिमिट लगाता है कि ओबीसी को क्रीमी लेयर, इस लेयर तक का जो पर्सन है, तो इसी को कहते हैं मलाईदार परत का नियम। ये जनरली आपको आर्टिकल नंबर 16 में और बेहतर तरीके से समझ में आएगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ रही है इसकी। तो क्रीमी लेयर को हम लोग वहीं देखेंगे। दूसरी चीज़, यहीं से 27% रिजर्वेशन भी अलॉट कर दिया गया, किसके लिए? ओबीसीज के लिए। तो ये सारी बातें इंदिरा साहनी में रहेंगी। इंदिरा साहनी सीधी कई सारी बातें बताया, कह रहा है कि भाई जो बैकवर्ड क्लास है उसके अंडर आप जो है मोर बैकवर्ड क्लास भी बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। SC ST वाला चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं, उसको चलने दो। कह रहा है कि 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तो इसको इन्होंने टिक मार्क एकदम कर दिया कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इनको 27% आप रिजर्वेशन दीजिए। और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी बना दिया। यहाँ पे क्रीमी लेयर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 16 में, यहाँ पे अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें रहेंगी इंदिरा साहनी केस में। यहीं पे एक कभी कभार जो सोसाइटी में क्वेश्चन उठता है कि क्या मान लीजिए कि अगर कोई हायर कास्ट की अगर लड़की है और वो किसी लोअर कास्ट में आने वाले लड़के से शादी कर लेती है, ये चली गई इसमें, तो क्या इन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा? पहले इनको नहीं मिलता था, मगर इन्होंने ऐसे लड़के से की जिसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता था। तो इस बात के लिए सीधा सीधा मना कर दिया गया कि नहीं, अगर कोई अपर कास्ट की लड़की है वो लोअर कास्ट के लड़के से शादी करती है और वो चाहती है कि मुझे अब रिजर्वेशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात कही गई डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डीन ऑफ PG स्टडीज आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद 1993 केस में। और सेम यही बात जो है कहाँ कही गई? मीरा कनवरिया वर्सेस सुनीता केस में, जो कि 2006 का है। तो ये बातें यहाँ पे समाप्त होती हैं। कुल मिला के जो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 में इतनी बातें रहेंगी। और हमें ये याद रखना है क्या कि ये आया कहाँ से, इसके पीछे लीडिंग केस कौन सा है? चंपक दुराई राजन। और किससे जुड़ रहा है? आर्टिकल नंबर ये 15 का क्लॉज 4 जुड़ा किससे? ये जुड़ा
पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ये हमें पता होना चाहिए। और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आधार कौन बना? चंपक दुराई राजन बना। तो ये सारी बातें रहेंगी इसमें। अब बढ़ते हैं इसके आगे, देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। 15 का क्लॉज 5, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो क्लॉज है ये जुड़ा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। किससे? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके लीडिंग केस कौन है? टीएमए पाई फाउंडेशन, पीए इनामदार केस, ये सब बहुत इसके लीडिंग केस हो जाते हैं। अब समझिएगा ये, इसको अगर आपको एक लाइन में समझना है, जैसे हम लोगों ने देखा था 15 क्लॉज 4 क्या था? वो ओबीसी, एससी और एसटी, ओबीसी, एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे रहा था। कहाँ? गवर्नमेंट यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अब ये क्या है? ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्वेशन की बात कर रहा है। कौन? ये 15 का क्लॉज नंबर 5। तो यहाँ पे ये रहेगा, ये किसकी बात करेगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। तो ये चीज़ें चलिए देखते हैं इसमें क्या बातें हो रही हैं। इसमें बातें हो रही हैं कि नथिंग इन दिस आर्टिकल or under sub clause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of socially and educationally backward classes of the citizen or for scheduled caste or the scheduled tribe insofar as such special provision related to their admission to educational institution including private education institution whether aided or unaided by the state other than minority education institution referred to in clause 1 of article 30। तो ये पूरा बात क्या कह गया? आधा तो किसी को पता नहीं चला, मैंने बस रीड कर दिया मोटर। चलिए आपको समझाता हूँ बारी बारी। कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 15 की बात कर रहा है ये, कि ना तो इस आर्टिकल नंबर 15 में कोई बात, ना तो आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी वाला, मतलब जो हमें ऑक्यूपेशन के लिए फ्रीडम दे रहा है कुछ भी करने की। तो ये दोनों प्रोविजन, ना तो आर्टिकल 15 ना तो आर्टिकल ये वाला 19 का 1 का जी, राज्य को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। काहे लिए भैया? काहे प्रिवेंट करोगे? कह रहा है ये दोनों प्रिवेंट नहीं कर सकते। किस लिए? कोई लॉ बनाने के लिए। और वो लॉ में क्या बात रहेगी? लॉ में रहेगा स्पेशल प्रोविजन। अब वो स्पेशल प्रोविजन किस लिए? कह रहा है कि लॉ में जो स्पेशल बातें हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी को हम जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं लॉ के माध्यम से। कह रहा अच्छा ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि इनके लिए ओबीसी, एससी, एसटी को जब हम रिजर्वेशन देंगे तो वहां पे ना तो आर्टिकल नंबर हमें 15 कुछ भी रोक पाएगा और ना तो आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी हमें रोक पाएगा। मतलब किसी स्टेट को नहीं रोक सकता कोई भी प्रावधान बनाने से। ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, कहाँ के लिए तुम प्रावधान बनाना चाहते हो? उनको हम प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट रिजर्व करेंगे। तो कह रहा है ठीक है कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि हमेशा करते चले जाओ? कह रहा नहीं, हर जगह नहीं कर पाएंगे, एक जगह रोक दे रहे हैं। जहां भी बात आएगी आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 की आ जाएगी, मतलब वहां माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ गया, वहां भी हम सीट रिजर्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बार बार न्यूज़ में देखेंगे आप बहुत बार कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एएमयू की भी बात होती है बहुत बार कि वहाँ पे आप क्यों रिजर्वेशन नहीं लागू कर रहे हैं। रिजर्वेशन ना लागू करना उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो नहीं फॉलो करना चाहते। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि जो खुद बोल रहा है ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 देखिए सीधा सीधा बोल रहा है कि जो 30 का क्लॉज 1 में जो कवर हो रहे होंगे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनको छोड़ के कह रहा है वो वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम कवर नहीं करेंगे रिजर्वेशन। तो इतनी बात रही। जरा अब इनका बेस देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले जो केस आ रहा है कौन सा? टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। अब समझिएगा यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे हो ये रहा है कि कर्नाटक में जो वहाँ के मेन जो वहाँ का है क्या, गवर्नर जो है स्टेट ऑफ कर्नाटक के जो गवर्नर होते हैं एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, कर्नाटक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डिनेंस। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से होता क्या है, वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खासतौर से, उनके जो फीस होती है उन पे लिमिट लगाते हैं, उनको कंट्रोल करने की बात करते हैं। दूसरी चीज़ वो स्टूडेंट्स के इनटेक को भी कम करते हैं, मतलब कि इतने ही स्टूडेंट बस आपके एडमिशन लेंगे, इस क्लास में इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इस पर्पस इस कोर्स के लिए आपके पास इतने स्टूडेंट आप ले सकते हैं एडमिशन। तो ये सब चीज़ें बड़ा रोक रहे थे वो, इनका ये ऑर्डिनेंस, इनका ये ऑर्डर। तो दो काम किया क्या, एक तो फीस पे कंट्रोल लगा दिया और दूसरा क्या, स्टूडेंट्स के एडमिशन को थोड़ा रोका कि इतने ही स्टूडेंट आप लीजिए। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे भाई दिक्कत किसे होगी? टीएमए पाई फाउंडेशन को। अब क्यों इसे दिक्कत होगी जरा सुनिएगा। दिक्कत का पर्पस ये है कि ये जो फाउंडेशन है ये एक ट्रस्ट के रूप में और ये इसको स्टेटस मिला हुआ है माइनॉरिटी का, ठीक है। ये टीएमए पाई जो ट्रस्ट है ये एक ओन करता है इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज पहली चीज़ तो ये, और टीएमए पाई फाउंडेशन जो है ये एक तरह से माइनॉरिटी में आता है, तो इसका स्टेटस भाई माइनॉरिटी में कवर हो रहा था। और ये ओन करता है, ये चलाता है क्या, एक इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हो और तुम माइनॉरिटी हो, और माइनॉरिटी का आर्टिकल तुम्हारा सीधे आर्टिकल 30 आ जाता है। और आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी माइनॉरिटी कौन, दो ही तरह की होती है, या तो रिलीजन के आधार पर या तो लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर। इनमें से कोई भी माइनॉरिटी चाहे तो अपने लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है और
एडमिनिस्टर कर सकती है, उसका संचालन भी खुद ही करेगी और उसके बीच में कोई नहीं आएगा, राज्य उसको रोक टोक नहीं कर सकती, उनके इस अधिकार को छीन नहीं सकती किसी भी कीमत पे। तो ये चीज़ आर्टिकल 30 बोल रहा है, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने और चलाने की इजाज़त दे रहा है। तो इसी आधार पे कहा गया कि भाई तुम हो माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी का स्टेटस जब तुम्हें मिला हुआ था, माइनॉरिटी के अंदर तुम्हारा जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तुमने एक बना दिया, चला रहे हो। तो कहा गया कि यार जो राज्य का जो गवर्नर साहब का ये जो ऑर्डर था कि फीस वाला, तो आप फीस हमारी कंट्रोल कैसे कर सकते हो भाई? पहली चीज़ तो तुम तो माइनॉरिटी, और ऊपर से तुम्हारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की भी कैटेगरी कैसी, जो राज्य से किसी तरह का कोई भी फायदा नहीं ले रही है, राज्य से किसी तरह कोई हेल्प नहीं ले रही है, मतलब अनएडेड है। तो जब मैं आपको आर्टिकल 30 पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ बताऊंगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के भी अपने टाइप्स हैं वहाँ पे, कि भाई कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो राज्य से एड ले रहा है, सहायता ले रहा है, कोई है सिर्फ रिकॉग्निशन लिया, मान्यता लिया, कोई है जो दोनों लिए हैं, कोई है जो दोनों में से कुछ नहीं ले रहा। तो ये सारी कंडीशंस आएंगी वहाँ पे, जब हम लोग आर्टिकल 30 पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो राज्य का हस्तक्षेप कुछ लेवल तक कहाँ हो सकता है, जहाँ वो एड दे रहा है, सहायता दे रहा है। तुमसे भाई हम सहायता ले ही नहीं रहे हैं, और तुम ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर चर्चा कर दिए जो तुमसे कोई बिल्कुल सहायता नहीं ले रहा है। और टीएमए पाई फाउंडेशन का मैटर कुछ ऐसा ही है, ये जो ट्रस्ट है, एक ये फाउंडेशन एक ट्रस्ट है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहा है, और स्टेटस रखता है माइनॉरिटी का, और माइनॉरिटी में भी कैसा कि अनएडेड, जो राज्य से सहायता नहीं ले रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या आया, इन्होंने कहा कि सर ये तो हमारे आर्टिकल 30 का वायलेशन कर रहे हैं, और साथ ही आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19 का 1 का जी हमें कहता है कि हम फ्रीडम है हमारे पास, हम कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ये दोनों ही नहीं करने दे रहे हमें, तो ना तो ये करने दे रहे हैं ना तो ये करने दे रहे हैं। तो कोर्ट आती है, कोर्ट कहती है कि बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आप राज्य पहले समझिए, आपका कोई भी ऑर्डर जो है माइनॉरिटी को कवर नहीं करेगा, पहली चीज़। और खासतौर पर ये अनएडेड है, और अनएडेड होने के कारण आप ना तो यहाँ के टीचिंग स्टाफ, ना तो यहाँ पे फीस कंट्रोल कर सकते हो, ना तो यहाँ का अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा ये आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको अगर थोड़ा बहुत करना है तो करो नॉर्मल, मगर इससे इनका आर्टिकल 30 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई इसमें। तो इतनी बात निकल के आई टीएमए पाई फाउंडेशन के केस में, कोर्ट ने सीधा सीधा इस ऑर्डर को इनके ऊपर अप्लाई नहीं होने दिया। तो ये बात हो गई। इसके बाद आएगा पीए इनामदार केस। अभी भी यहाँ पे इस ऊपर वाले ऑर्डर को थोड़ा और क्लियर किया जाता है, कि ऊपर वाली बातों को थोड़ा और क्लैरिफाई किया जाएगा कि पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस 2005 का एक केस है। इसमें क्या होता है इसको जरा समझते हैं अभी हम लोग। इस केस में कोर्ट और क्लियर कर देती है, कोर्ट कहती है कि अगर अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे वो मेजॉरिटी का हो, किसी का भी हमें मतलब नहीं, अगर ऐसा है जो राज्य से सहायता नहीं ले रहा है किसी भी मैटर पे, तो राज्य उनके आंतरिक मामलों में जैसे फीस कंट्रोल हो गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सब को कंट्रोल नहीं करेगी। बट आप एक कार्य कर सकते हो कि हाँ पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, तो इस कारण आप वो स्टैंडर्ड बता सकते हो उनको कि हाँ कि आपको अगर लॉ करवा रहे हो, अपने यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करवा रहे हो या इंजीनियरिंग पढ़वा रहे हो, तो इसका ये क्राइटेरिया, ये चीज़ें होनी चाहिए। इनके एब्सेंस में आपका जो है ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम सही नहीं मानेंगे। कि भाई पता चला आप इंजीनियरिंग करवा रहे हो, वहाँ पे आपके पास कंडीशन रख दी है कि आपके पास फला फला लैब होनी चाहिए इस पढ़ाई करवाने के लिए, और आपके पास वो लैब ही नहीं है, और कह रहे हो क्योंकि हम माइनॉरिटी के तो हम तो चला सकते हैं। नहीं, स्टैंडर्ड तैयार है यार, आप क्यों फालतू वाली बात कर रहे हो? बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो आपको वो सारी लैब में उसको ले जाके प्रैक्टिकल करवाने पड़ेंगे। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करवा रहे हो तो उसको प्रैक्टिकली वो चीज़ सिखानी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं ले जाके। अगर आप लॉ पढ़वा रहे हो तो उसके बच्चे के लिए इस लेवल की लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया, ये सारे स्टैंडर्ड गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है इस तरह के। बट उसने डायरेक्टली अभी तक नहीं बोला कि इन लोगों को रिजर्व किया जा सकता है, यहाँ पर रिजर्वेशन दे सकती है। मतलब अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी तक सीधा ना 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 चल रहा है। टीएमएफआई फाउंडेशन के भी केस में यही हुआ, भाई ऑर्डर था उस आधार पे नहीं दे पाए तो यहाँ पे मना कर दिया। यहाँ भी कह रहे हैं चाहे अनएडेड होगा तो अनएडेड हुआ तो वहाँ पे आप रिजर्व नहीं कर पाओगे सीट, आप कोई भी ऑर्डर वहाँ पे उनके किसी मैटर कंट्रोल नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। अब भाई गवर्नमेंट को होगी दिक्कत, बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है, तो अब क्या होगा, अब जजमेंट को काटने के लिए एक ही प्रावधान, एक ही तरीका इनके पास बचता है कि संविधान में कर दिया जाए संशोधन। तो संशोधन किया गया किसके द्वारा, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2005 का। उससे जुड़ गया क्या, ये नया आर्टिकल, नया क्लॉज जुड़ता है। वो क्या कहता है, कहता है कि अब ना तो हमें 19 का 1 का जी कभी भी रोक पाएगा और ना ही आर्टिकल 15 रोक पाएगा। पहले ही बोल दिया, ना तो 19 रोक पाएगा ना तो 15 रोक पाएगा। किसको, राज्य को। किस लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी को सीट रिजर्व करने के लिए किसी भी प्राइवेट संस्थान में। तो ये चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पर फाइनली फिक्स हो गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी गवर्नमेंट चाहे तो सीट रिजर्व कर सकती है।
स्पेशली जो किनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है, किनके लिए, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। बट अभी भी फाइनली इस आर्टिकल में बता दिया गया कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे उन पे ये चीज़ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इतनी बातें। अब 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया तो किसी न किसी को दिक्कत होगी, तो इसी को भाई चैलेंज किया गया। अब चैलेंज किसमें किया गया? अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको चैलेंज किया गया। बट कोर्ट अब इनके फेवर में थी कि इन्होंने भाई क्लॉज जोड़ दिया, क्लॉज बिल्कुल सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि नहीं अब तुम फालतू आ रहे हो, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो इतनी बातों के बाद जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 अभी तक बचा हुआ है हमारे पास। तो इतनी बातें होंगी आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को लेके। तो लास्ट आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 6 जो कि जोड़ा गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2019 में। ये एक नई कैटेगरी बन गई, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अभी तक इकोनॉमिकल आधार पर कोई भी वीकर सेक्शन को हमने सीट रिजर्व नहीं किया था, बट पहली बार ऐसा हुआ 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद कि हमें जो है एक नया वर्ग तैयार करना पड़ा। क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण हमने किया किसका? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है कौन? कह रहा है कि ये इनसे अलग है, ओबीसी, एससी और एसटी वाले नहीं है ये, इनको इनके अंडर जो है फायदा नहीं मिलेगा। तो इन्हें फायदा कौन किसको मिलेगा इसमें? कह रहा है कि ये सिर्फ वही हो सकते हैं जो ओबीसी, एससी और एसटी में रिजर्व नहीं है, सिर्फ उन्हीं को फायदा देंगे इसमें। कह रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मगर कह रहा है किस आधार पर दोगे? कह रहा है भाई एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड वाले हमें नहीं चाहिए, वो तो यहाँ कवर हो जाएंगे, वो सब तो हमको जिनको जिनको था वो हम सबको यहाँ कवर कर दिए। मगर कह रहा है कुछ अब जो एक वर्ग बच रहा है जनरल वाला, तीसरी अगली कैटेगरी बस एक यही बच रही थी, तो एक कैटेगरी जो जनरल वाली बच रही थी उसमें से हमने एक वर्ग तैयार किया जो हमें देखने में लग रहा था कि यार वो भी कहीं ना कहीं आज की सोसाइटी के हिसाब से पिछड़ता चला जा रहा है। तो कह रहा है कि आज की सोसाइटी के हिसाब से मतलब क्या हुआ? कह रहा है आज की सोसाइटी के हिसाब से मतलब ये कि भाई हो सकता है कि वो लोग सोशल स्टेटस बहुत अच्छा रखे, हो सकता है कि उनका जो है कभी भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, हो सकता है कि उनको एजुकेशन का अधिकार मिला, वो एक बात थी। तो उस आधार पे हमने उनको किनारे किया। मगर उस किनारे किए हुए लोगों में से भी एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया था जो गरीब और अमीर को डिफरेंशिएट कर रहा था, दोनों को अलग अलग एक दो वर्ग तैयार हो गए थे। तो कह रहा है एक गरीब वाला वर्ग जिसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी और इतनी खराब होती जा रही कि ये कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी, जैसे इनको हम रिजर्व कर रहे थे, इस वर्ग को सिर्फ आर्थिक आधार पर हम इसको रिजर्व करें कि ये समाज में इक्वलिटी के दायरे में सबके आ सके। इनको हमने रिजर्व किया तो इक्वलिटी में आ गए, क्योंकि तुम तो यार पहले ही जनरल के हो, तुम तो इधर वाले फायदे ले ही नहीं सकते, तो इधर वाले फायदे ले लोगे तो तुम तो जनरल के बचोगे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो तुमको तो कोई नया वर्ग बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो आगे भाई तुमको छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि सोसाइटी के अंग तुम भी हो, तो सोसाइटी के अंग होने के कारण तुम्हें भी हम कुछ बेनिफिट तो देंगे, क्योंकि सोसाइटी हमेशा, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी डायनेमिक है, हमेशा बदलती रहेगी, और बदलती सोसाइटी में हमें हमेशा नए नए नियम निकालने पड़ेंगे। तो नई सोसाइटी की नई जरूरत क्या कि एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ, और वर्ग कहाँ से आ रहा है? वर्ग हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 14 में कि आप वर्गीकरण कर सकते हैं, मगर वर्गीकरण हमेशा क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। वो अलग चीज़ है कि इस रीजनेबलनेस पे आज भी क्वेश्चन बना हुआ है कि भाई सिर्फ तुमने 10% ही क्यों रिजर्व की सीटें? तो ये सारी बातें हैं। 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है इनको, कितना? 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अभी 10% कहां जुड़ेगा? कह रहा है कि जो 50% में ओबीसी और एससी और एसटी कवर कर रहे थे, इसके अलावा अन्य जो है 10%। तो ये क्या हो गया? ये तो 50% की लिमिट ऊपर निकल गई। तो 50% की लिमिट भले ऊपर निकल गई, याद करिए इंदिरा साहनी केस, उसने क्या बोला था? इंदिरा साहनी के केस में बोला गया था कि 50% की लिमिट तो होगी, पर अगर आपवादिक कंडीशन बनानी पड़ रही है, कंडीशन एक्सेप्शनल आ गई है, तो वहां पर आप 50% की लिमिट से ऊपर भी जा सकते हो। तो उसी जजमेंट के आधार पर इसको आगे बढ़ा दिया गया। तो ओवरऑल जो चीज़ें थी वो इतनी थी इस लेक्चर में। आगे की जो बची हुई बातें हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसको थोड़ा डिटेल में और भी समझेंगे हम लोग, किसमें और क्या क्या बातें हैं, वो सारा चीज़ कवर होगा किसमें? आर्टिकल नंबर 16 में भी आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग आर्टिकल 16 खत्म करेंगे, वहाँ पे आते हैं हम ये सारी चीज़ें समझेंगे जो यहाँ पे भी छोटी मोटी बच गई हैं। तो आज के लेक्चर में इतनी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।